नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक नया क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन है इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया से संबंधित। तो इच्छा मृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देशों ने किस प्रकार अनुच्छेद 21 को पुनः परिभाषित किया है। तो हमें अनुच्छेद 21 के अंदर बताना है कि 21 के अंदर जो इच्छा मृत्यु है उसका क्या महत्व है। इच्छा मृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कब दिए और उससे अनुच्छेद 21 का विस्तार कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ इस प्रश्न को लिखना। आइए कापी पेन आप भी उठाइए। चलिए तो सबसे पहले हम इच्छा मृत्यु को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि इच्छा मृत्यु क्या है। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से जीना या गरिमा पूर्ण व्यतीत गुजारना चाहता है, परंतु कई बार जीवन में किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण व्यक्ति किसी असाध्य में जो सही ना हो सके, असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है तथा वह अपने जीवन को समाप्त करने या गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए आवेदन करता है, तो यह हो गया इच्छा मृत्यु क्या है। तो हमने इच्छा मृत्यु का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया। आइए अब हम बताएंगे कि इच्छा मृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिए। तो आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञान कौर केस। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या को अवैध घोषित किया, तथा सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन जीने को अनुच्छेद 21 का प्रावधान बताया। तो सबसे पहले तो ज्ञान कौर केस में उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या को अवैध घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति को सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसके बाद आते हैं अरुणा शानवाग केस। 2011 में उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु को लेकर एक निर्णय दिया
इसमें इच्छा मृत्यु के दो रूप बताए। हम एक छोटा सा चार्ट बना देंगे, बता देते हैं क्या है। एक है सक्रिय यूथेनेशिया, एक है निष्क्रिय यूथेनेशिया। एक एक लाइन में इन दोनों को डिफाइन कर देते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन दे देते हैं कि आखिर में डेफिनेशन क्या है। तो पहला, जब व्यक्ति किसी जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे जीवित हो, तब यह निष्क्रिय यूथेनेशिया का प्रकार है। दूसरा, जब व्यक्ति बिना जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर को भी कह सकते हो, के सहारे जीवित है, तब यह सक्रिय यूथेनेशिया का प्रकार है। ठीक है, अब इसमें हम लिख देंगे कि उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय यूथेनेशिया को वैध घोषित किया तथा कुछ शर्तों के साथ व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब तीसरे पे आएंगे। तीसरा क्या है? तीसरा कॉमन काज केस, कॉमन कॉज केस 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय यूथेनेशिया सही ठहराया तथा इसके साथ यह निर्णय दिया कि यदि व्यक्ति को लगता है वह कोमा में जा सकता है तो वह अपनी एक लिविंग बिल बनाकर यह घोषणा कर सकता है कि
भविष्य में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर न रखकर गरिमापूर्ण मृत्यु दी जाए। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे केस थे जिन्होंने अनुच्छेद 21 को थोड़ा परिभाषित किया इच्छा मृत्यु के संदर्भ में। तो आइए अब हम इसका एक निष्कर्ष लिख देते हैं। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि अनुच्छेद 21 को इच्छा मृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर नए निर्णयों के साथ पुनः परिभाषित किया है। पुनः परिभाषित किया है तथा जीवन जीने के साथ मृत्यु का भी अधिकार किसी असाध्य रोग की स्थिति में दिया। तो दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हमने इच्छा मृत्यु को थोड़ा सा डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने ज्ञान कौर केस के बारे में बात की, फिर हमने यूथेनेशिया बताया क्या होता है। यूथेनेशिया के बाद हमने बताया कि अरुणा शानबाग केस में निष्क्रिय यूथेनेशिया को वैध घोषित किया गया। फिर उसके बाद हमने बताया कॉमन केस में निष्क्रिय यूथेनेशिया के साथ साथ लिविंग विल का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो आदमी बना सकता है और कितनी भी बार इसको बदल सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और देन हमने इसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा। तो आप भी लिखिए मेरे साथ रोज। फिर मिलेंगे हम पॉलिटी के भूगोल के एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार।